हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के सबसे अजीब, सबसे यूनिक देश जॉर्डन के बारे में। मास्टर मैनिपुलेटर्स ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली इस देश के सर्वाइवल को 6 महीने का ट्रायल दिया था। उनकी इंटरनल कैलकुलेशंस के हिसाब से ये देश तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। सवाल ये है, जो देश एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था वो आज 2023 में सक्सेसफुल और स्टेबल कैसे। आइए जानते हैं जॉर्डन की हिस्ट्री को। तो दोस्तों, ये किस्सा स्टार्ट होता है 1914 के आसपास। यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था और इनिशियली जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर इंग्लैंड और फ्रांस को अच्छी टक्कर दे रहे थे। अब इन दोनों पावर्स जो कि इंग्लैंड और फ्रांस है, इनको ये समझ आ गया कि अगर इसी तरह जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर लड़ता रहा तो वो लोग शायद जीत जाएंगे, और ये चाहते नहीं थे। तो ऑटोमन, स्पेसिफिकली ऑटोमन रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने के लिए और अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक स्कीम बनाई। वो स्कीम ये थी कि क्यों ना एक नया फ्रंट खोला जाए ऑटोमन्स के लिए साउथ की ओर, जो कि आज का सीरिया है, इराक है, लेबनान है, इजराइल है, सऊदी अरेबिया है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही थी ऑटोमन्स की, ये सारा एरिया ऑटोमन रूल था वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे। इस अरब पॉपुलेशन को क्यों ना मोटिवेट किया जाए कि रिवोल्ट करो, ऑटोमन्स तो टर्क्स हैं और टर्किश हैं, उनका आपसे क्या लेना देना, और क्या वो आपकी लेजिटिमेट कंसर्न्स को कैटर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये प्रेमाइस सोचा ब्रिटिशर्स ने, और इसी तहत में उन्होंने अपने एक ऑफिसर टी लॉरेंस को यहाँ भेजा, जिसे आज हम फेमसली लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जानते हैं। अब लॉरेंस ने क्या समझा यहाँ पर कि अरब्स जो हैं वो मक्का को और इस्लाम को अपनी लाइफ में एक सेंट्रल कंपोनेंट मानते हैं। एंड मक्का को रूल करता था हुसैन, जो कि शरीफ ऑफ मक्का थे। नाउ हुसैन एक श्रूड पॉलिटिशियन थे एज वेल एज रिलीजियस लीडर थे। ये रिलीजियस पॉलिटिको पोजिशन, जिसे शरीफ ऑफ मक्का कहा जाता था, इसे फुल सपोर्ट मिला हुआ था ऑटोमन एम्पायर्स की ओर। और ऑटोमन्स की सिर्फ एक कंडीशन थी शरीफ एंड उनकी फैमिली को, कि आप जो है मक्का को जैसे कंट्रोल कर रहे हैं करते रहिए, सिर्फ 2 चीज़ें इंश्योर कीजिए। एक, जो भी यहाँ से रिलीजियस कलेक्शन होती है उसका कट या कंट्रीब्यूशन जो है वो वापस ऑटोमन सीट जो है तुर्की या इस्तांबुल में पहुँचनी चाहिए हर साल। सेकेंड था कि आप लॉयल रहें हमसे, हमारी जो ओवरऑल सॉवरेनिटी है इस पूरे एरिया में उसको एक्नॉलेज करें, हमसे लॉयल रहें, और हमारी उसके अलावा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शरीफ ऑफ हुसैन जो थे, उन्हें ये प्रिविलेज ग्रांटेड थी ऑटोमन सुल्तान की ओर से कि यू कैन कंटिन्यू रूलिंग ओवर है। अब हुसैन जो कि मक्का के शरीफ थे, उनके 3 बेटे थे, अब्दुल्ला, फैसल एंड अली। अब उनको ये रियलाइज हुआ कि मेरा जो किंगडम है या मेरा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ मक्का है, राइट, और मेरे आगे 3 और बेटे हैं। तो किसी भी कंसर्न फादर की तरह उनको रियलाइज हुआ कि यार बेटों को भी एक इंडिपेंडेंट किंगडम तो देना बनता है। आई नो मैं काफ़ी लाइट टोन में बोल रहा हूँ, पर इंटेंट ये था कि हैशमाइट फैमिली जो कि रिलीजियसली इतनी इंपॉर्टेंट थी और मक्का जैसे इंपॉर्टेंट, मतलब इस्लाम का जैसे हार्ट कह सकते हैं, उस एरिया को कंट्रोल करती थी, उनका इन्फ्लुएंस इतना कम था। ये उनके मन में आया, और इस एस्पिरेशन को, इस ग्रीड को आप कह सकते हैं, ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश की। ब्रिटिशर्स ने मक्का के जो शरीफ थे हुसैन, उनके साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट ये था कि अगर आप कहेंगे, क्योंकि आप इतनी इंपॉर्टेंट रिलीजियो पॉलिटिकल पोजीशन में हैं, तो अरब्स जो है वो ऑटोमन्स के अगेंस्ट या टर्क्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देंगे। आप एक आर्म स्ट्रगल और एक आर्म रिवोल्ट साउथ से स्टार्ट करवाइए, ताकि ऑटोमन्स का ध्यान जो है यूरोपियन वॉर थिएटर से इधर शिफ्ट हो अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की ओर। और ब्रिटिशर्स ने ये भी कंडीशन दी कि अगर आपका रिवोल्ट सक्सेसफुल होता है, जिसके लिए हम वेपन्स देंगे, पैसे देंगे, ट्रेनिंग देंगे, सब सप्लाई करेंगे, पर लोग आपके होंगे। बट अगर आप सक्सेसफुल हुए तो अलेप्पो से लेकर, जो कि आज प्रेजेंट डे नॉर्थ सीरिया है, से लेकर यमन तक, एडन सिटी यमन तक, विच इज साउथ ऑफ यमन, पूरा किंगडम जो है वो आपका हो जाएगा। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे।
अब शरीफ और हुसैन को ये ऑफर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा कि यार मैं अभी सिर्फ एक मक्का शहर जो कि इम्पॉर्टेंट है पर जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं, वहाँ से लेकर लगभग 1/4 ऑटोमन एम्पायर का रूलर बन सकता हूँ, इतना हिस्सा मुझे मिल सकता है। तो उन्होंने हाँ कर दी। अब पैरेलल क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच को बाय द ईयर 1914 ये समझ आ गया कि वॉर जो है थोड़ा हमारे पलड़े में हो सकता है अगर ये अरब रिवॉल्ट सक्सेसफुल रहे, और अगर हम जीतते हैं तो ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि देखिए जर्मन एम्पायर जो था उसका जियोग्राफिकल स्प्रेड इतना ज़्यादा नहीं था, इवन दो टेक्नोलॉजिकली दे वर रिलेटिवली सुपर पावर उस ज़माने का, पर उनका जियोग्राफिक स्प्रेड इतना ज़्यादा नहीं था। ऑटोमन एम्पायर का जियोग्राफिक स्प्रेड ह्यूज था, टर्की से लेकर लेवांट रीजन तक, देन नॉर्थ अफ्रीका तक। तो इन दोनों के बीच विच इज़ फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच ये होड़ लग गई कि अगर ऑटोमन्स कल हारते हैं, ठीक है, तो हमें कितना हिस्सा मिलेगा और कौन सा हिस्सा हम आपस में बांट सकते हैं। सीक्रेट एग्रीमेंट का नाम था साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत इन लोगों ने लेवांट एरिया को, स्पेसिफिकली वही एरिया जो शरीफ्स को, हैशमाइट्स को प्रॉमिस था, उस एरिया को इन्होंने सीक्रेटली डिवाइड कर लिया दो हिस्सों में, एरिया ए एंड एरिया बी, जो कि फ्रांस वॉर जीतने के बाद फ्रांस और इंग्लैंड जो थे रेस्पेक्टिवली कंट्रोल करने वाले थे। अब ये दो सीक्रेट पैरेलल एग्रीमेंट्स चल गए, एक अरब्स के साथ और एक फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। कट टू द ईयर 1916 में एक ग्रेट अरब रिवोल्ट हुआ जो कि मक्का मदीना से स्टार्ट हुआ। अगेन हैशमाइट्स ने जो प्रॉमिस किया था उसको डिलीवर किया, ब्रिटिश वेपन्स के साथ अपने हॉर्सेस, कैमल्स, जो भी लाइट कैवलरी थी उसको लेके बढ़े ऑल द वे अप टिल दमास्कस। अब हुसैन जो है उनके 3 बेटे थे, जो जिसका मैंने अभी मेंशन किया था, उसमें से फैजल जो कि उनके मिलिटरी सबसे केबल बेटे थे, उन्होंने इस चार्ज को लीड किया और लीड करके वो अटैक करते 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 पहुंचे दमास्कस में, जिसको फाइनली वहाँ का जो ऑटोमन गैरिसन था, गवर्नर था, मिलिट्री हेड था, उसको हराया एंड उन्होंने दमास्कस के ऊपर कैप्चर कर लिया। और मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने अपना एक सीरियन रिपब्लिक, सीरियन एम्पायर जो है सो टू से, उसको डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में तो प्रॉमिस था ब्रिटिशर्स को कि हम जो भी आज़ाद करवाएंगे वो हमारा हो जाएगा एज आर न्यू किंगडम, ठीक है। तो वो वहाँ लग गए। अब हुआ क्या, फ्रेंच लोगों की भी नज़र थी, फ्रेंच लोगों ने वहाँ पर अपनी मिलिट्री भेजी एंड ये वाला एरिया जो था एरिया ए सो टू से, तो फ्रेंच लोगों को प्रॉमिस था अब उनके बेटर वेपन्स, बेटर टैक्टिक्स, बेटर सोल्जर्स के साथ वो आए और उन्होंने दमास्कस से फैजल को डिसलॉज कर दिया कि भाई हटो, या हम रूल करेंगे, ठीक है, ये एरिया हमारा है। अब आपका ब्रिटिशर्स के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ क्या नहीं हुआ हम नहीं जानते, हम एक सेपरेट पावर है, हम फ्रांस है या हम फ्रेंच एम्पायर। तो फैजल को वहाँ से जाना पड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि जान का खतरा था, फ्रेंच मार देते। अब हुसैन फैमिली जो कि हैशमाइट्स थे, उनको बहुत तगड़ा शौक लगा। वैसे तो उनको ब्रिटिश इंटेंशंस पे हमेशा से शक था, बट वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा जो सबसे बड़ी विक्ट्री होगी सीरिया के आसपास वो भी हमसे छिन जाएगी, क्योंकि प्रॉमिस था हमें। अब इस सिचुएशन में हुसैन जो थे, जो कि शरीफ थे मक्का के, काफ़ी श्रूड पॉलिटिशियन थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। वो समझ गए कि सिचुएशन बहुत फास्ट चेंज हो रही है और जो हमें इनिशियली प्रॉमिस था शायद वो अब हमें मिले या ना मिले। तो उन्होंने क्या किया, अपनी इस पैन लेवांट, पैन अरब किंगडम की डिमांड को चेंज कर दिया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया इनटू द डिमांड ऑफ 3 किंगडम, जैसे कहते हैं हम ड्रीम ऑफ 3 किंगडम। अब 3 किंगडम्स में क्या हुआ, सबसे पहला जो उन्होंने डिमांड रखी और जिसको ब्रिटिशर्स ने बहुत पॉजिटिवली लिया भी, वो ये था, आज का प्रेजेंट डे इराक वाला रीजन जो है, वहाँ से टिग्रिस नदी निकलती है और सबसे फर्टाइल जो बेल्ट है पूरे मिडल ईस्ट में वो यही थी। ये वाला एरिया ब्रिटिशर्स ने, इस समय तक ब्रिटिशर्स काफ़ी सिंपैथेटिक थे टुवर्ड्स दी हैशमाइट फैमिली एंड दे सेड कि चलिए ठीक है, आपका लॉस हुआ, हम मानते हैं, आप ऐसा कीजिए, ये एरिया बी जो हमें प्रॉमिस था या जो अभी भी हमारे कंट्रोल के अंडर है, फ्रांस के कंट्रोल के अंडर नहीं है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एरिया इराक वाला हम फैजल को दे देते हैं। तो फैजल वॉज मेड किंग ओवर देयर एंड हैशमाइट फैमिली भी खुश थी, क्योंकि वो एरिया जो था एग्रीकल्चरली रिच था एंड इम्पॉर्टेंट था, ये मिल गया। अब सेकेंड डिमांड जो आई
इस फैमिली ने रखी, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि टाइम हमारे फेवर में नहीं है, हम जितना मैक्स नेगोशिएट कर सकते हैं अभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेकंड जो डिमांड उन्होंने रखी वो उन्होंने रखी वेस्टर्न सऊदी अरेबिया की, जिसे उस समय हिजाज कहा जाता था उस एरिया को। अब शरीफ ऑफ हुसैन का वैसे तो नॉमिनल कंट्रोल था इस एरिया के ऊपर, जो वेस्टर्न सऊदी अरेबिया है, रेड सी से बिल्कुल लगता हुआ। उन्हें ये लगा कि अगर मैं यहाँ का रूलर बन जाऊँ तो ये एरिया दो चीज़ों में इंपॉर्टेंट होगा। एक इम्पॉर्टेंट होगा अफ्रीका या एशिया ट्रेड रूट के लिए। उस समय इवन दो स्विस कैनाल नहीं बना था और कोई ऐसा प्लान भी नहीं था, पर उनको ये समझ आ गया कि ये एरिया जो है ट्रेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और पिलग्रिम्स जो आएंगे मक्का में, इस्लामिक मुस्लिम पिलग्रिम्स अपनी उम्रा के लिए या हज के लिए, वो सब यहाँ से आएंगे, और जो भी ट्रेड करना होगा उसके लिए ये लैंड रूट इंपॉर्टेंट होगा, लैंड प्लस सी का रूट इंपॉर्टेंट होगा। तो उन्होंने ये डिमांड की एंड ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है, नॉमिनल कंट्रोल के आपके तो ऑलरेडी अंडर है ही है, आप इसे रख लीजिए, एंड अगर आपको चाहिए, ब्रिटिशर्स ने ये ऑफर भी दिया, अगर आपको चाहिए तो सेंट्रल सऊदी अरेबिया जो उस समय रेगिस्तान था, जहाँ ऑयल भी नहीं था, उस समय तो किसी को नहीं पता था ऑयल निकलने वाला है, ब्रिटिशर्स ने ये भी ऑफर किया कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी कब्जा कर सकते हैं, जो भी लोकल ट्राइब्स हैं उनको हराइए, हटाइए और आप ले लीजिए अगर आपको चाहिए, जो कि हैशमाइट्स ने ट्राई भी किया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इस सऊदी अरेबिया के सेंट्रल रीजन में बहुत ही एक कट्टर और ऑर्थोडॉक्स ट्राइब रहा करता था, जिसका नाम था अल सौद ट्राइब। अब अल सौद जो थे इस्लाम का एक बड़ा रिलीजियसली फर्वरेंट और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को फॉलो करते थे, जिसके वहाबिज़म कहते हैं हम। और आप नोटिस करेंगे दुनिया में कहीं भी जहाँ पर भी रिलीजियस सेंटर होगा किसी रिलीजन का, ठीक है, आप जूस के लिए जेरूसलम देख लीजिए, इस्लाम के लिए आप मक्का देख लीजिए, क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन देख लीजिए, उस एरिया के इमीडिएटली आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं वो रिलीजियसली और सीरियस और फर्वेंट होते हैं विज़ वो लोग जो थोड़े दूर रह रहे होते हैं। तो यही हुआ। अब इस एरिया में अल सौद्स जो थे वो हैशमाइट्स को नहीं मानते थे कि भाई आप हमारे रूलर नहीं हैं, आपकी लेजिटिमेसी को हम चैलेंज करते हैं। तो सऊदी अरेबिया क्या, हम तो ये भी नहीं चाहते कि आप हिजाज रूल करें। अल सौद ने अपनी सारे ट्राइब्स को, सारे वेपन्स को इकट्ठा किया एंड सबकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ हिजाज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। एंड नेट ब्रिटिश कैलकुलेशंस के हिसाब से उन्हें समझ आ गया था कि शायद ये हिजाज वाला एम्पायर गिर जाए। अब हुसैन जो थे वो भी काफ़ी श्रूड थे एंड काफ़ी कैलकुलेटिव थे, तो उनको भी समझ आ गया कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ी और होनी चाहिए और एक लास्ट बार्गेन की ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें इनिशियली तो सीरिया वगैरह जो सेंट्रल लेवांट एरिया था वो प्रॉमिस था, आपने वो नहीं लिया, उसमें से हमें एम्पायर चाहिए जो कि आपने हमें प्रॉमिस किया था, क्योंकि आप जो ऑटोमन से जीते हैं उसमें हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस समय तक उनकी भी सिंपैथीज जो थी वो ख़त्म होती जा रही थी, और ये जो न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी थी वो धीरे धीरे समझ रहे थे इसका क्या पोटेंशियल है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या लोग हैं, जियोग्राफिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली क्या क्या फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि सीरिया के बिल्कुल साउथ में, आज का प्रेजेंट डे सीरिया के बिल्कुल साउथ में एक सेमी सर्कुलर एरिया है जहाँ पर सिवाय रेगिस्तान के कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ना तो वहाँ पर एग्रीकल्चर का कोई पोटेंशियल है, ऑयल का उस समय ना किसी को एस्टिमेट था, ना कोई डिस्कवरी हुई थी, तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एब्सोल्यूट वेस्ट लैंड था, बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड था, ट्राइबल्स वहाँ रहा करते थे, बेदुइन ट्राइब्स। तो उन्होंने ये सोचा कि हम जो है हैशमाइट फैमिली को ये एरिया प्रॉमिस कर देते हैं कि आप ये ले लीजिए एज कॉम्पनसेशन, ठीक है, सीरिया आप हार गए, जो भी हुआ लेबनान में फ्रेंच के साथ या सीरिया में फ्रेंच के साथ हम समझते हैं, आप ऐसा कीजिए, ये ले लीजिए। और ये एब्सोल्यूट वेस्ट लैंड था एक तरीके से। अब यहाँ पर हुसैन ने अपने दूसरे बेटे जिनका नाम है अब्दुल्ला, उन्हें भेजा। अब अब्दुल्ला मिलिटरीली तो इतने जीनियस नहीं थे जैसे फैजल थे, बट अब्दुल्ला की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो पॉलिटिकली बहुत सैवी थे, पीपल्स पर्सन थे, लीडरशिप में उनकी काफ़ी क्वालिटीज़ थी। अब ब्रिटिशर्स की एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे अल सऊद वाले ट्राइब्स थे, बेदुइन्स थे, उन्होंने हैशमाइट्स को अपना किंग नहीं एक्नॉलेज किया और उनके खिलाफ इनफैक्ट लड़ना शुरू कर दिया, हॉस्टाइल हो गए, वैसे ही ब्रिटिशर्स को ये उम्मीद थी कि जो यहाँ के बेदुइन हैं
वो भी हैशमाइट्स के अगेंस्ट लड़ेंगे, इनको कभी अपना लेजिटिमेट रूलर नहीं मानेंगे, एंड देन हम लोग इंटरवीन करेंगे ब्रिटिशर्स एज सेवियर्स, एज मीडिएटर्स, और देन हम इस ज़मीन को भी वापस ले लेंगे। वैसे तो वेस्टलैंड प्रॉमिस था, पर ब्रिटिश इंटेंशन थी कि इस वेस्टलैंड को भी हमारे पास होना चाहिए, इन हुसैन्स को नहीं देना, इन हैशमाइट्स को नहीं देना। अब अब्दुल्ला ने क्या किया, वहाँ पर एक एक ट्राइब के पास जाना शुरू किया और उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, मैं वेपन्स नहीं लाया, पर मैं एक आइडिया लाया हूँ। वो आइडिया ये है कि अभी अभी हम लोग ऑटोमन से आज़ाद हुए हैं, अगर हम आपस में लड़ेंगे, डिफरेंसेस ढूंढेंगे, तो ये ब्रिटिश और फ्रेंच आके फिर से हमारे देशों के ऊपर कब्जा कर लेंगे और हमारी नई मिली इंडिपेंडेंस फिर से गायब हो जाएगी। उससे बेटर ये होगा कि हम लोग यूनिफाई करें अपने आप को, सारे ट्राइब्स को, और एक कॉमन अलायंस बनाएं, एक यूनिफाइड गवर्नमेंट जो कि हमारी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल वेलबींग और फ्यूचर को अश्योर करे। अब ये जो मैसेज था वो बहुत रेजोनेट हुआ ट्राइब्स के बीच में, एंड इन सब ट्राइब्स ने मिल के ब्रिटिशर्स को एक डिक्लेरेशन दी कि हाँ, हमें अब्दुल्ला एज आर किंग और हैशमाइट फैमिली एज आर रिप्रेजेंटेटिव मंजूर है, और वो लेटर उन्होंने ब्रिटिशर्स को दिया। अब ब्रिटिशर्स को जब ये लेटर मिला तो उन्हें हैरानी और गुस्सा दोनों आया। उनकी एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि यार इन्हें टिकने नहीं देना यहाँ पर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने एक कंडीशन रखी, ठीक है, मे बी ये बेदुइन ट्राइब जो है अभी अग्री करते हैं, आप ऐसा कीजिए, इस देश को 6 महीने चला के देख लीजिए, अगर 6 महीने तक ये चला तो हम इसे अलाउ कर देंगे एज अ कंट्री, अगर ये नहीं चला देन ऑब्वियसली वी विल इंटरवीन एंड वी विल सी कि हमें जो भी फिट लगता है इस ज़मीन के साथ, इस देश के साथ, वो हम करेंगे। ये ब्रिटिशर्स की उस ज़माने से ऐसी मैनिपुलेटिव सोच तब भी थी। हैशमाइट फैमिली ने इस ऑफर को लिया, एंड जॉर्डन जो था इराक के साथ बिल्कुल बॉर्डर पे लगता था, तो दो भाइयों को जो कि फैजल थे एंड अब्दुल्ला थे, उनको बिल्कुल नेबरिंग किंगडम्स मिल गए। एंड हिजाज जो था वो हुसैन खुद रूल किया करते थे, और उन्होंने ये भी अपनी विल में डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे बाद मेरा तीसरा बेटा जो कि अली है वो यहाँ रूल करेगा। तो ये थी सिचुएशन बाय द एंड ऑफ 1925, और ये है ब्रीफ हिस्ट्री हमारी जॉर्डन की। आइए अब समझते हैं मॉडर्न डे जॉर्डन को। 1948 से लेकर 2023 तक जॉर्डन की हिस्ट्री तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, हुआ ये कि जो 3 किंगडम्स प्रॉमिस थे 3 भाइयों को, उसमें से आज सिर्फ जॉर्डन सर्वाइव करता है, बाकी तो वो क्या हुआ। अब एक क्विक डिटोर लेते हुए, इराक में जो कि फैजल थे रूल कर रहे थे, वहाँ पर एक मिलिट्री कू हुआ बाथ पार्टी के अंडर, एंड वो कू में पूरी फैमिली को अनफॉर्चुनेटली असैसिनेट कर दिया गया। तो उसी असैसिनेशन के साथ कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं बचा, तो वो पूरी रॉयल लाइन जो थी वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद सद्दाम हुसैन और उनकी बाथ पार्टी ने इराक को काफ़ी सालों तक रूल किया। आज अगर हम 2023 में देखें, अमेरिका के अटैक्स के बाद इराक रिलेटिवली अनस्टेबल है, एंड काफ़ी सारी रिलीजियस कोलिजन्स की पार्टीज उस देश को चला रही थी। ये थी एक लाइन। अब दूसरी लाइन जो कि थी अली, जो कि किंगडम ऑफ हिजाज के ऊपर रूल करते थे। 1925 के आसपास से बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए अल सौद्स के इस रीजन पे, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हैशमाइट फैमिली के लिए ये अल सौद अटैक्स सक्सेसफुल रहे। तो अल्टीमेटली ये हिजाज वाली टेरिटरी जो है आज प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया में मर्ज हो गई, और इन्हें सारा कुछ जो है गिव अप करके जाना पड़ा यहाँ से। इनफैक्ट जो ये शरीफ ऑफ मक्का वाला इनका टाइटल था वो भी इनसे छिन गया, और अब अगर आप देखें तो मक्का के कस्टोडियन जो है वो अल सौद फैमिली है, अल सौद ट्राइब है। पहले देखिए ये कस्टोडियन जो था वो सुल्तान हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर का। उसके गिरने के बाद यहाँ पर शरीफ ऑफ हुसैन का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा, और अल्टीमेटली वो इन्फ्लुएंस इनसे भी छिन गया, और उसे कंट्रोल आज प्रेजेंट डे अल सौद फैमिली करती है। एंड इनके सेकंड बेटे अली को भी अल सौद्स ने मार दिया। अब हम आते हैं थर्ड ब्रांच जो कि मेन है हमारी जॉर्डन। जॉर्डन में हुसैन फैमिली ने, जो कि इनके अब्दुल्ला बेटे थे, काफ़ी एफिशिएंटली रूल किया, और वो पहली बात तो इमीडिएटली समझ गए थे, एक जो ज़मीन हमें दी गई है एब्सोल्युटली बंजर है, ठीक है, हमारा सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि हम अपने आसपास का जो नेबरहुड है, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमारे यूरोपियन एलाइज है, पहले फ्रेंच और ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली अमेरिका को कितने इंटेलिजेंटली हैंडल और मनूवर करते हैं। आज अगर आप देखें तो जॉर्डन जो है अपने टूरिज्म, बोथ नॉर्मल एडवेंचर टूरिस्ट
डेजर्ट टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म जो कि रोमन आर्किटेक्चर है, पेट्रा है, वर्ल्ड फेमस एक मॉन्यूमेंट है, या मेडिकल टूरिज्म, उन सब के लिए फेमस है। और इन एसेंस जॉर्डन जो है एक 90,000 स्क्वायर किलोमीटर देश का वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का ये मतलब है कि वहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, खुद के जो स्किल बिल्डिंग सर्विसेज हैं उनके खुद के सिटीजन्स के लिए बहुत हाईली सब्सिडाइज है एंड वेल डिज़ाइंड स्कीम्स है। उसके अलावा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में या पूरे, अगर मैं मिडल ईस्ट या अरब वर्ल्ड की बात करूँ, सबसे जेनरस रेफ्यूजी पॉलिसी जो है वो भी जॉर्डन की है। पहला रेफ्यूजी क्राइसिस जो जॉर्डन ने फेस किया वो इमीडिएटली 1948 में ही था। उनका देश बनने के बाद जो फ़लस्तीन नखबा हुआ, विच वॉज कैटास्ट्रफी जिसे हम अरबिक में कहते हैं, एंड उन पैलेस्टीनियंस को फ़लस्तीन छोड़ के आना पड़ा, तो वो सब रेफ्यूजीज यहाँ थे। और जो सेकंड क्राइसिस मेजर वो फेस कर चुके हैं वो है सीरियन सिविल वॉर। तो काफ़ी सारे सीरियन रेफ्यूजीज भी हैं आज मॉडर्न डे जॉर्डन में रहते हैं। अगर हम प्रेजेंट डे जॉर्डन को देखें तो ये सराउंडेड है सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, पैलेस्टीन और इजराइल से। इजिप्ट के साथ इवन दो ही डायरेक्टली बॉर्डर नहीं शेयर करते, पर उनका जो सिनाई पेनिनसुला है वो जहाँ रेड सी, जिस पॉइंट को रेड सी पे टच करता है, वो जॉर्डन के अकबा पोर्ट के बहुत क्लोज है। अब आइए बात करते हैं जॉर्डन के कुछ फेमस स्पॉट्स की। हम सबसे पहले बात करेंगे पेट्रा की। यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेटेड वंडर ऑफ द वर्ल्ड पेट्रा फेमस है अपने रेड रॉक और ये रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए। इस बिल्डिंग को हमने हज़ारों कट्स, हज़ारों लाइटिंग्स, हज़ारों ट्रैवलर्स, हज़ारों एंगल्स में देखा है, बट इसका ट्रुथ जो है धीरे धीरे अनरावल हो रहा है। आज भी डेफिनेटिवली कोई भी आर्किटेक्ट या आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं बता पाया कि इस एग्जैक्ट बिल्डिंग का यहाँ पर पर्पस क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मिलिट्री आउटपोस्ट था, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट था जहाँ पर यहाँ के लेजर या बुक कीपर्स बैठा करते थे। एक तीसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि ये एक हिडन ट्रेजरी थी जो कि माउंटेन्स के बीच में थी, और जो भी ट्रेड कलेक्शन होता था फर्दर डाउन साउथ लेवांट में, आइदर फिलिस्तीन और इजराइल वाली साइड या इराक वाली साइड, उन सब कॉइन्स को, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा को यहाँ पर स्टोर किया जा सकता बिफोर फाइनली शिपिंग इट टू रोम। नॉनदलेस इन यूनिक आर्किटेक्चरल पॉइंट्स के अलावा आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि पेट्रा फेमस है वर्ल्ड के सबसे एंशिएंट और वेल डिजाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कारण। जो यहाँ पर इनहैबिटेंट्स रोमन रहते थे, जिनको नबैटियंस भी कहते हैं, कि अक्यूट वाटर की किल्लत से अच्छी तरह अवेयर थे। इसीलिए उन्होंने रियलाइज़ किया कि जितनी भी छोटी यहाँ बारिश होती है उसको हार्वेस्ट किया जाए और प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाए और कंजर्व किया जाए फॉर लेटर कंजम्पशन। तो उसका भी पेट्रा एक यूनिक एग्जाम्पल है। आइए अब चलते हैं जॉर्डन के वाडी रम डेजर्ट की ओर। दोस्तों, वाडी रम या हॉलीवुड का प्लैनेट मार्स जॉर्डन के साउथ में अमान सिटी, जो कि इनकी कैपिटल है, कि ईस्ट में बेस्ड है। तो सदर्न जॉर्डन एंड कैपिटल सिटी के ईस्ट में बेस्ड एक डेजर्ट एरिया है। अगर आप पूछें यहाँ उगता क्या है, तो सिवाय सैंडस्टोन के लगभग कुछ भी नहीं। कुछ फॉस्फेट के प्लांट्स हैं जो कि फर्टिलाइजर फॉर्मेशन में डाउनस्ट्रीम काम आते हैं। उसके अलावा ये एरिया 3 चीज़ों के लिए फेमस है। एक, डेजर्ट सफारीज, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं एक प्योर बेदुइन डेजर्ट एक्सपीरियंस को विटनेस करने के लिए। सेकेंड चीज़ जिसके लिए ये एरिया फेमस है वो है हॉलीवुड मूवी की शूटिंग के लिए। इनफैक्ट रिसेंट ईयर्स में काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ ने भी यहाँ जाके शूटिंग करनी शुरू कर दी है, क्योंकि एरिया इतना डेजोलेट है और क्योंकि ये सैंड रेड है तो ये बिल्कुल मार्स वाली सेटिंग और लुकिंग देता है। और थर्ड रीजन जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस है और जो कि इतना वेल नोन नहीं है वो ये है कि कोई भी फॉरेन आर्मी, स्पेसिफिकली वेस्टर्न या यूरोपियन आर्मीज, जब भी कॉम्बैट ट्रेनिंग करना चाहती हैं वो अपने यूनिट्स को यहाँ भेजती हैं ताकि डेजर्ट एक्सपीरियंस मिले, डेजर्ट एक्सपोजर मिले। एंड ये एरिया भी जॉर्डन के लिए एक मेजर रेवेन्यू अर्निंग एरिया है जिसके बारे में बहुत सारी दुनिया नहीं जानती। एक फोर्थ या इसी का अगर आप सब पार्ट देखें तो वेपन्स टेस्टिंग के लिए भी ये एरिया फेमस है, जो कि काफ़ी सीक्रेट एरियाज में होता है। बट अगेन, अगर कोई वेपन्स डेवलप करती है कंपनी या कंट्री और वो डेजर्ट सेटिंग में उन वेपन्स को टेस्ट करना चाहती है
चाहे वो राइफल्स हो, असॉल्ट राइफल्स हो, चाहे वो स्नाइपर गन्स हो, चाहे वो ग्रेनेड्स हो, रॉकेट्स हो, एक्सेट्रा, वो सब भी यहाँ टेस्ट होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अक्वा के बारे में, जो कि है जॉर्डन का एक्सक्लूसिव और ओनली सी पोर्ट। अक्वा जॉर्डन के लिए इसलिए प्रेशियस और यूनिक है बिकॉज अदरवाइज एक डेजर्ट और लैंडलॉक कंट्री होने के कारण जॉर्डन के सी के साथ एक्सेस बहुत ही कम है। अक्वा की इंपॉर्टेंस जो है वो ऑटोमन काल से ऑटोमन्स को भी पता थी, इसीलिए उन्होंने जो हिजाज रेलवे अपना इनॉग्रेट किया वो जॉर्डन की कैपिटल अमान से लेकर अक्वा तक उसे कनेक्ट करता था एंड देन वो फर्दर मक्का मदीना की ओर जाया करता था। उसका रीजन ये था कि मेडिटेरेनियन सी के बाद जो नेक्स्ट बिगेस्ट वाटर बॉडी लगती है रिवांट रीजन में वो है रेड सी। उस समय क्योंकि स्वेज कैनाल नहीं बना था, इन दोनों को कनेक्ट करने का एक ही रूट था जो कि ओवरलैंड था। अब ओवरलैंड में दो चीज़ें होती थी, या तो कैमल ट्रेन्स के कारण, जी हाँ कैमल ट्रेन किसी मॉडल का नाम नहीं है, कैमल्स की खूब लंबी लाइन लगती थी जहाँ माल चढ़ाया जाता था कैमल के ऊपर, और पहला कैमल जो है उसको गाइड किया जाता था इस डायरेक्शन में जाना है, बाकी कैमल सिर्फ उसे फॉलो करते थे। और सेकंड तरीका था घोड़ों के ऊपर जाना, और घोड़ों का डेजर्ट में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट था। सो ऑटोमन्स को ये रियलाइज़ हुआ कि रेड सी पे एक्सेस के लिए अक्वा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आज अक्वा सिटी जो है जॉर्डन का पार्ट है। उसके अलावा अक्वा की एक और यूनिक पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर 4 देश मिलते हैं एक वाटर बॉडी के आसपास। वो 4 देश हैं इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। अगेन एज आई सेड, रेड सी जो थी एक वाटर बॉडी इंपॉर्टेंट रही है हिस्टोरिक टाइम्स में, स्वेज कैनाल खुलने के बाद तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई एंड रेड सी पे एक्सेस के कारण अक्वा जो है जॉर्डन के लिए तो यूनिक है ही है। ये रीजन पर से जिसे कहते हैं रेड सी हेड, आज दुनिया की नेवीज और ट्रेडिंग कंपनीज के लिए, स्पेसिफिकली सी रिलेटेड ट्रेडिंग कंपनीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जानते हैं भारत और जॉर्डन के रिश्तों के बारे में। भारत और जॉर्डन के रिलेशंस को मीडियम से लूकवार्म कहा जा सकता है। अब उसका रीज़न ये है कि देखिए ऑफिशियली तो दोनों देशों ने कभी एक दूसरे के अगेंस्ट कोई स्टैंस नहीं लिया, ना ही कोई एक्शन लिया है, बट क्योंकि हमारे इराक से रिश्ते काफ़ी क्लोज थे, पहले सद्दाम हुसैन से, सेकंड जो डिस्काउंटेड ऑयल मिलता था, उस कारण जॉर्डन फैमिली ने इंडिया को थोड़ा डिस्टेंस से ही देखा। उसका या बाथ पार्टी जिसे हम लोग कहते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल थी किंग फैजल एंड उनकी पूरी फैमिली की डेथ के लिए। अब ये इन्हीं के कज़न्स थे, जॉर्डेनियन रॉयल फैमिली के कज़न्स थे, ब्रदर्स थे, तो वो खून के रिश्ते जो थे वो डिप्लोमेटिक रिश्तों से थोड़ा ऊपर रहे। बट नॉनदलेस हैविंग सेड दैट, जॉर्डन इंडिया का मिडल ईस्ट में बहुत ही स्टेबल एलाय है। डिप्लोमेटिकली जॉर्डन काफ़ी प्रूडेंट स्टेट है एंड इंडिया और जॉर्डन ने फॉस्फेट माइनिंग के काफ़ी जॉइंट कोलैबोरेटिव्स को एक्शन दिया है। अब जानते हैं कि इंडियंस जॉर्डन कैसे जा सकते हैं। इंडियंस के लिए जॉर्डेनियन वीज़ा पाना बहुत ही आसान है। आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आइदर आप एक ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन है आप जॉर्डन पहुंच के वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए इंडियंस एलिजिबल हैं, और थर्ड ऑप्शन है आप किसी भी जॉर्डेनियन एम्बेसी में जाके अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं एंड एक वीज़ा प्रोक्योर कर सकते हैं। टिपिकली एक इंडियन के लिए जॉर्डेनियन वीज़ा फ़ी रफली अबाउट 4,500 कॉस्ट करती है, और न्यू दिल्ली से अमान जो कि जॉर्डन की कैपिटल है, उसके रिटर्न एयर फेयर एवरेज 30,000 से स्टार्ट होते हैं। बात करते हैं जॉर्डन की करेंसी की। 1 जॉर्डेनियन दिनार इज इक्वल टू 117 इंडियन रुपीज, तो ये करेंसी हमसे थोड़ी स्ट्रॉन्गर है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी जॉर्डन देश के बारे में, जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच इंपीरियल कैलकुलेशंस के हिसाब से तो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। पर ये सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है एक फैमिली की, उनकी रेजिलियंस, स्मार्ट गवर्नेंस और बहुत अस्ट्यूट पावर प्ले की। कैसे उन्होंने अपोजिंग फोर्सेस को बैलेंस किया, कैसे उन्होंने अपोजिंग प्रायोरिटीज को बैलेंस किया, और कैसे एक खुशहाल और स्टेबल देश मिडिल ईस्ट में एस्टैब्लिश किया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मोर इम्पॉर्टेंटली कमेंट सेक्शन पे मुझे फीडबैक दीजिए कि आप क्या और सुनना या किन और नए देशों के बारे में जानना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और देश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।